विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने वर्क एंड एनर्जी, जो हमारी क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th, उसके जो रेस्ट पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। आज का पहला टॉपिक है एनर्जी। Life is impossible without energy. The demand of energy is ever increasing. Where do we get energy from? तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बिना एनर्जी के इम्पॉसिबल है। जो डिमांड होती है एनर्जी की, ये दिनों दिन जो है वो बढ़ते ही जा रही है। तो आखिर ये एनर्जी आती कहाँ से है? द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। यानी जो सूरज है वो हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। Many of our energy sources are driven from the sun. यानी बहुत सारे जो हमारे एनर्जी के सोर्सेस है वो सन से ही हमें प्राप्त होते हैं। We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth and the tides. Can you think the other sources of energy? तो हम जो एनर्जी है उसे हम जो हमारे एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई से भी हम एनर्जी गेन करते हैं, अर्थ के इंटीरियर से भी हम एनर्जी गेन करते हैं, और जो टाइड्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ से भी हम एनर्जी गेन करते हैं। हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं तो वहाँ से भी हम एनर्जी गेन करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। क्या आप दूसरे सोर्सेज की एनर्जी के सोच सकते हैं? हमारे पास एक एक्टिविटी है। A few sources of energy are listed above. There are many other sources of energy. List them. तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी के सोर्सेस हमने ऑलरेडी देखे हैं, तो एनर्जी के और भी सोर्सेस हैं, उनकी लिस्ट को बनाने के लिए कहा जा रहा है। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप हाउ सर्टेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन। तो यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप में आपको डिस्कशन करना है कि यहाँ पर कुछ जो सोर्सेस हैं एनर्जी के वो सन के थ्रू मतलब कैसे आते हैं वो आपको बताना है। आर देयर सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन। तो यहाँ पर क्या कोई ऐसे भी सोर्स है एनर्जी के जो कि सन के अलावा भी कहीं और से आते हैं? द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। तो ये जो एनर्जी वर्ड है हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन साइंस की बात करें तो इसका एक डेफिनेट प्रिसाइज मीनिंग होता है एनर्जी का। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज़ थ्रोन अवे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, जब वो विकेट पर उसको बॉल पड़ता है तो क्या होता है, विकेट जो है वो गिर जाता है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स अ कैपेसिटी टू वर्क। तो इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ हाइट तक अगर उसको लेकर के जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हम वर्क करने की, काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेसिटी है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. तो आपने देखा होगा कि जो हैमर है जब वो एक नेल पर उसको हीट करवाया जाता है, लकड़ी का एक पीस है उस पर आप नेल को रखेंगे और उसके बाद हैमर से उसको बीट करेंगे तो वो जो नेल है, वो जो लकड़ी है उसके अंदर धंस जाता है। वी ऑल्सो हैव ऑब्जर्व चिल्ड्रन winding a toy and when the toy is placed on the floor it starts moving। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई जो बच्चा है वो एक कोई टॉय है उसको उसमें धागा बांध करके और उसके बाद जब उसको फ्लोर पर रख करके खींचता है तो वो जो टॉय है वो मूव करने लगता है। टॉय कार आपने देखा होगा, उसमें वो मूव करने लगता है। When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape। तो कोई बलून जब उसमें हवा भरी जाती है तो उसका जो शेप है उसमें आपने बदलाव देखा होगा। As long as we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn। तो यहाँ पर जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं, आराम से जब प्रेस करते हैं
तो उसके बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे उससे जो हवा है वो बाहर आती है और वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे ही उसका उस पर लगा हुआ फोर्स हम लोग हटाते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। हाउएवर, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound। और वहीं पर अगर हम बलून को बहुत ही मतलब अभी तक तो हम बहुत ही आराम से प्रेस कर रहे थे, धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे थे उसका एयर को, लेकिन सडनली अगर आप उसको प्रेस करते हो तो बलून में एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। और जो ब्लास्ट साउंड है आप उससे देखने के लिए देखो, ब्लास्ट साउंड आप सुनोगे वहाँ से। और बलून क्या होता है, सडनली आप उसको प्रेस करोगे तो वो फूट जाता है। In all these examples, the object acquired through different means the capacity of doing work। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, काम करने की क्षमता होती है। An object having a capacity to do work is said to possess energy। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कि काम करने की क्षमता होती है हम कहते हैं कि उसमें वो एनर्जी पोजेस करता है। The object which does the work loses energy and the object on which the work is done gains energy। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो काम करता है वो एनर्जी को लूज़ करता है और वो ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है वो एनर्जी को गेन करता है। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कि एनर्जी है वो काम करता कैसे है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस करता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है। व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। तो जब ऐसा होता है तो एनर्जी फर्स्ट फॉर्मर से लेटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट मे मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, मतलब एनर्जी को रिसीव करेगा और इस वजह से क्या होता है उसमें वो कुछ काम कर पाता है। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसमें काम करने की क्षमता है। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी कैन डू वर्क। तो इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस करता है वो काम कर सकता है। द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी पोजेस करता है तो इसका मतलब है कि उसमें काम करने की क्षमता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज़ जूल। तो यहाँ पर वर्क की जो एनर्जी होती है, वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वही एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है और दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे कि 1 जूल वर्क अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में 1 जूल एनर्जी थी। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज़ यूज्ड। 1 किलो जूल इज़ इक्वल टू 1000 जूल। तो लार्जर यूनिट एनर्जी का क्या होता है, किलो जूल होता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Luckily, the world we live in provides energy in many different forms. The previous forms include mechanical energy, heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy। तो यहाँ पर जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि हमने अभी तक डिफरेंट फॉर्म की एनर्जीज़ को देखा है। कुछ एनर्जी के फॉर्म्स हमारे पास में दिए हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा एनर्जी का फॉर्म है हीट एनर्जी, नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी, फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। ये सभी हमारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। थिंक ओवर इट में क्या लिखा है, हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई एंटिटी जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। आपको अपने टीचर्स के साथ में इसको डिस्कस करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल वॉज द आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट। तो यहाँ पर एक जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो थे वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च इन इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स पर काफ़ी रिसर्च किया था। अमंगस्ट अदर थिंग्स ही फॉर्मुलेटेड अ लॉ फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए लॉ भी फॉर्मुलेट किया था।
He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of mechanical equivalence of heat. तो उन्होंने वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट भी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, और वहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट था उसकी वैल्यू भी उन्होंने फाइंड की थी। द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क कॉल्ड जूल इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पर जो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर दिया था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल इनका नाम था, तो इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के ऑनर में जूल जो है नाम दिया गया था एनर्जी का। ना एनर्जी का फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। अ वेट bed of sand would be better. Drop the ball on the sand bed from height of about 25 centimeter. The ball creates a depression. तो यहाँ पर एक हैवी बॉल लेना है और उसको सैंड का थिक बेड है, मतलब बहुत मोटा सा चादर, मतलब बहुत मोटा सा सैंड का लेयर बना करके उस पर ड्रॉप करना है। और उसके बाद क्या करना है, सैंड जो है, सैंड का जो हमने मोटा सा बेड बनाया, चादर बनाया, उसको हम लोग उसको अच्छा से भीगा देना है। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो 25 सेंटीमीटर के हाइट से बॉल को उस सैंड बेड पर आपको गिराना है। द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन। तो यहाँ पर बॉल जो है, बॉल की वजह से वो सैंड बेड जो है उसमें आपको डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो इसी एक्टिविटी को 50 मीटर से और 1 मीटर से एंड देन 1.5 मीटर की हाइट से उसको फिर से बॉल को गिराना है और इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। इंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल। तो जो भी डिप्रेशन आपको देख रहा है, आपने अभी तक नोटिस किया है, उसको अच्छे तरीके से वो विजिबल हो, ये ध्यान रखना है आपको। मार्क द डिप्रेशंस टू इंडिकेट द हाइट्स फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर उस हाइट, जिस हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया था, उसको मार्क करके रखना है। कंपेयर डेप्थ, और वहाँ से जो भी डेप्थ है उनको कंपेयर करना है। डिफरेंट हाइट से आपने बॉल गिराया था, तो जो डेप्थ होगा जब बॉल गिरा होगा तो अलग अलग होगा, उसको कंपेयर करना है। विच वन ऑफ दिस इज़ डीपेस्ट। तो जब आपने बॉल को गिराया था तो कौन सा डीपेस्ट वे में डिप्रेस किया था सैंड का बेड को, सॉइल का बेड को। विच वन इज़ शैलोएस्ट, और कौन सा सबसे शैलो था, क्यों था। वॉट हैज़ कॉज्ड द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट। तो ऐसा क्या वजह था कि डीपर डेंट का फॉर्मेशन हुआ। डिस्कस एंड एनालाइज। ना दूसरा एक्टिविटी है, सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 10.5. प्लेस अ वुड ब्लॉक ऑफ known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance. तो जैसा कि फिगर हमारे पास में दिया है, इस तरीके से आपको एक सेटअप प्रिपेयर करना है। इसके बाद में एक वुडन ब्लॉक प्लेस करना है इसके ऊपर, जिस पे कि कुछ मास प्लेस कर देना है। ये यहाँ पर एक टेबल है, इस पर वुडन ब्लॉक प्लेस किया गया है, और इसमें इसके बाद इस तरीके से प्लेस किया गया है, और इसमें यहाँ पर कुछ मास जो है इस पर लटका दिया गया है। प्लेस नोन मास ऑन द पैन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। तो जो भी मास, इस पर इतना मास डालना है कि ये जो ट्रॉली आपने यहाँ पर बनाया है, ये ट्रॉली मूव करने लगे। द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। तो इसके बाद जब जैसे ही ट्रॉली जो है, ट्रॉली का मूवमेंट आप देखोगे तो ये क्या होगा कि ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो वुडन ब्लॉक है इससे ये टकराएगा। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. तो यहाँ पर एक स्टॉप फिक्स करना है टेबल पर, इस तरीके से फिक्स करना है कि ट्रॉली जो है वहाँ जा करके जब ब्लॉक से हिट करे तो वहाँ जाने के बाद में वो स्टॉप हो जाए। द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो जाए, इस तरीके से उसको अरेंज करना है। नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे नोट करना है। दिस मीन्स वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज़ गेन्ड एनर्जी। इसका मतलब है कि वर्क जो है ट्रॉली के थ्रू वर्क हुआ था ब्लॉक के ऊपर, और जो ब्लॉक है वो एनर्जी गेन किया।
फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम, अब ये एनर्जी आई कहाँ से? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द पैन, इन विच केस द डिस्प्लेसमेंट मोड। तो धीरे धीरे जो पैन में जो मास हमने प्लेस किया है और मास को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। तो किस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देखा गया उसे नोट करना है। इन विच केस द वर्क डन मोर, कौन से केस में ज़्यादा वर्क हुआ है ये भी नोटिस करना है। इन दिस एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैंस इट पजेसेस एनर्जी। तो इस एक्टिविटी में जो मूविंग ट्रॉली है वो काम वर्क करता है और इस वजह से वो एनर्जी पजेस करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क दैन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो फास्ट वे में मूव करता है वो और ज़्यादा काम कर सकता है उसके कंपैरिजन में जो कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अगर स्लोली मूव कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा काम कर सकता है। A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work। तो यहाँ पर कोई मूविंग बुलेट हो गया, बहती हुई हवा हो गई, घूमता हुआ कोई व्हील हो गया, तो या फिर कोई स्टोन स्पीड से आ रहा है, तो ये सभी वर्क कर सकते हैं। हाउ डज अ बुलेट पायर्स द टारगेट, तो कोई बुलेट है वो आखिर कैसे अपने टारगेट को पायर्स करता है, कैसे वहाँ तक पहुँचता है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, तो वो क्या वजह है कि जिस वजह से जो विंड मिल है उसका ब्लेड कैसे घूमता है, कैसे मूविंग विंड उसका ब्लेड को घुमा सकता है। ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो एनर्जी possess करता है और इस टाइप की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possesses kinetic energy। तो कोकोनट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई कार स्पीड में मूव कर रही है, कोई स्टोन रोल कर रहा है, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है, एथलीट रन कर रहा है, तो ये सभी केस में जो है एनर्जी पजेस हो रही है। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पजेस्ट की जाती है, जब वो मूव करता है तो उसके थ्रू एनर्जी पजेस्ट की जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर इंक्रीज हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी मोशन की वजह से आखिर वो कितना एनर्जी पजेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बाय डेफिनेशन वी से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, कोई बॉडी जब मूव किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव करती है तो वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करती है, तो जैसे ही वो मूव करेगा वो काइनेटिक एनर्जी अपने आप में स्टोर करेगा। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो काइनेटिक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके काइनेटिक एनर्जी को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करने वाले, फाइंड करने वाले हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को u माना गया है। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s when a constant force f act on it in the direction of its displacement। तो अब क्या करना है कि मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया था, कांस्टेंट फोर्स f अप्लाई किया, तो उस ऑब्जेक्ट में एस डिस्टेंस उसने कवर किया है। ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 10.1 द वर्क डन इज W इफ एफ एस। तो यहाँ पर लिखा है कि वर्क डन को यहाँ पर W कंसिडर किया गया है, F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, कैसे वर्क हुआ? वर्क की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में चेंज देखने के लिए मिला। तो लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। तो मान लिया कि उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी और u से आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी v में चेंज हो गई। लेट a बी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो a को एक्सीलरेशन मान लिया गया है। वी स्टडीड देयर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन
the relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s is। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, तो इस केस में जो इक्वेशन होगा हमारा क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से s यानी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 9.4 वी नो F इज इक्वल टू ma। हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। W इज इक्वल टू ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ma। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फोर्स का जो है वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू है ma और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है यहाँ पर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो वही यहाँ पर पुट किया गया है। अब जो हमारा एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ ए आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, हाफ m बच जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजिशन दैट इज़ u इज इक्वल टू 0 देन। तो अगर ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में है तो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ W इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे पता चला कि जो वर्क है ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इफ़ यू इज इक्वल टू दी 0 देन वर्क डन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वर्क डन जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with uniform velocity v is e के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका मास ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं कि m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 10.3 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट में मास दिया हुआ है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया ही हुआ है 15 kg और 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 15 kg मास है और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ मास 15 वी हमारे पास में 4 है तो वी स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 120 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1500 kg। तो कार का मास 1500 kg दिया हुआ है और जो कार का मूवमेंट है उसका इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर, यू 30 किलोमीटर पर आवर है और यू से मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यू हमारा दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को जो किलोमीटर पर आवर है सबसे पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है कार का वो कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है। तो इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे यहाँ पर किया है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कार का फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हम इनिशियल वेलोसिटी यानी यू हमारे पास में इतना दिया हुआ है हमने फाइंड किया है, तो ये हाफ
मास 15 kg है और इनिशियल वेलोसिटी 25/3 हमने फाइंड किया। इस वैल्यू को हमने पुट किया, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,56,250/3 जूल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसी तरीके से निकालेंगे, हाफ mv² होता है फॉर्मूला, तो हाफ मास 1500 kg है और फाइनल वेलोसिटी क्या था हमने फाइंड किया 50/3, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया है। कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी जूल इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी के पास। तो अब हमको वर्क डन फाइंड करना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो वर्क डन हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने माइनस कर दिया है, तो जो फाइनल वैल्यू थी ये इतनी थी और ये इनिशियल वैल्यू इतनी है, दोनों को जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,56,250 जूल। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जो उस बॉडी के थ्रू, जब बॉडी मूव करता है तो मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी वो पोजेस करके रखता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है। अ बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। तो कोई भी बॉडी जो है काम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज़ यूज्ड इन ड्राइविंग अ नेल इनटू अ लॉग ऑफ वुड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज़ यूज्ड टू रन विंड मिल्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कोई हैमर है जो नेल को अंदर धंसाने के लिए, जब उस पर हम लोग हथौड़ा मारते हैं तो उस पर क्या होता है, वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही होती है। कोई भी विंड मिल है, विंड मिल जब रन होता है, उसके जो ब्लेड्स रन होते हैं, एयर के थ्रू रन होते हैं, तो वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। लिखा हुआ है, इफ़ अ बॉडी मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v देन काइनेटिक एनर्जी E के इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ऐसा यूनिट काइनेटिक एनर्जी की होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज़ 25 जूल। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और जो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, 25 जूल की एनर्जी ये कैरी कर रहा है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो अगर इसकी वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है ये कि अगर जो वेलोसिटी हो उसको 3 टाइम्स कर दिया जाए तो क्या चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। बॉडी का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है m, और भी इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हमने मानी है v, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 25 जूल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 25 जूल। तो अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो जो वेलोसिटी है डबल किया गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है फर्स्ट केस में, तो इसको डबल किया गया, तो ये 5 × 2 ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इस वजह से क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू जो भी है उसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो है उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे यहाँ पर फाइंड किया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 25 × 4, तो ये हो गया 100 जूल। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए। इफ़ वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इस केस में जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसका 9 गुना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 25 × 9 ये आ जाएगा 225 जूल। ये इस क्वेश्चन का
आंसर है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।